हाँ भाई, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। हम पढ़ रहे थे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसमें कोई सवाल है, डाउट है आपको? डिजिटल में किसी को सवाल पूछना है, लॉजिक गेट से संबंधित हुआ या कन्वर्जन से संबंधित हुआ, दो टाइप तुमने पढ़ लिया है। लॉजिक गेट हमने कंप्लीट पढ़ लिया है, कन्वर्जन हमने कंप्लीट पढ़ लिया, बाकी हमें पढ़ना है अभी। आज हम डिजिटल को हम कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। मोटे मोटे तौर पर जितने भी सवाल आते हैं, हाँ दिखाओ भेजो, किताब देने पे आगे 29वां और 30वां। ये तो अभी जस्ट पढ़ाने वाला हूँ ना, अभी जस्ट यही से शुरू करूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ भाई, सबसे पहले हेडिंग लिखो साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। आवाज मत करो, आवाज मत करो। इसका मतलब होता है चिन्ह परिमाण निरूपण। साइन का क्या होता है भाई? चिन्ह। मैग्नीट्यूड होता है परिमाण, निरूपण। अब सिंपल भाषा में देख लो, जैसे यदि मान लो मैंने 10110 कुछ भी लिखा ऐसा, बाकी सभी अंक है, ये तो कहलाएंगे परिमाण। ये क्या कहलाएगा? परिमाण। जबकि ये किसको बताएगा भाई? चिन्ह को। जो सबसे लेफ्ट साइड में आएगा वो किसको बताएगा? चिन्ह को। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक और दे देता हूं एग्जाम्पल के रूप में। आपने ऐसा लिख दिया 001101011 ऐसा लिख दिया, ये तो इतना बड़ा लिखा हुआ है, तो अभी बाकी सभी के सभी क्या कहलाएंगे? परिमाण। बाकी सभी के सभी क्या कहलाएंगे? परिमाण। और आगे जो आ रहा है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? चिन्ह। तो कंफ्यूजन नहीं है ना भाई? बाकी सभी क्या होता है? परिमाण। जो सबसे आगे आ रहा है वो क्या कहलाता है? चिन्ह। अब इसके लिए क्या हो गया कि मैं लिखता हूं ये B4 B3 B2 B1 और B0, 1 2 3 4 5, यानी 5 बिट में कोई नंबर लिखा है। 5 बिट में नंबर, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 10111 लिख दिया, तो ये जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 बिट हुआ नहीं हुआ? 5 बिट में यदि आपने कोई नंबर लिखा है तो जो सबसे लेफ्ट साइड में जो बिट आएगा वो आपको क्या बताएगा भाई? चिन्ह। और बाकी सभी है जो बिट मिलकर क्या बताएंगे? परिमाण, यानी मैग्नीट्यूड बताएंगे। चिन्ह में भी ध्यान रखना, यदि आपके पास ये 1 है तब तो हमारे पास नेगेटिव चिन्ह है। 1 का मतलब क्या हो गया भाई? नेगेटिव। और 0 का मतलब क्या होगा? पॉजिटिव। 0 का मतलब पॉजिटिव और 1 का मतलब नेगेटिव। ठीक है भाई, 0 का मतलब पॉजिटिव और 1 का मतलब नेगेटिव। यदि आगे 1 आया तो ये संख्या क्या है? माइनस में, और आगे 0 आया तो संख्या क्या है? प्लस में। भाई आपने कोई नंबर लिखा हो प्लस में है कि माइनस में है, ये भी तो बताना पड़ेगा। यदि आगे आपके पास 1 आया तो किस में है? माइनस में, और आगे 0 है तो किस में है? प्लस में। तो ये हमारे पास इस अंक के द्वारा डिसाइड किया जाता है, इसे कहते हैं साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन। क्लियर? करो नोट। तुम इतने दिनों बाद आए भाई? डेंगू 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 तोड़ के रख देता आदमी को ना। 6-7 दिन लगे होंगे तैयार होने में, 10 दिन हो गए। वो काढ़ा वाड़ा नहीं पिया क्या? वो गिलोय वाड़ा आता ना, एक पपीते के पत्ते का गिलोय का जूस, खारा, बहुत खारा जहर, वो पीना होता है, तब डेंगू जाता है। गाँव गए थे क्या? गाँव तो फिर कोई दिक्कत नहीं ना, बकरी का दूध मिल जाता है। नहीं, शहर में दिक्कत आती है, गाँव में क्या दिक्कत है? ऐसा तो ये बता कि ये हमारे पास ये 1 क्यों लिखा? बिट है, तो यही बिट है। तो उन्होंने कहा कि भाई रिप्रेजेंट करना है तो किसी ना किसी को नंबर तो देना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि 1 को क्या दे दिया? नेगेटिव, और 0 को क्या दे दिया? पॉजिटिव। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। लिख लिया भाई? ओके। अब यह तो छोटी छोटी चीजें, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन ये पता होनी जरूरी है केवल।
अब आपको कोई सा भी नंबर लिखे हैं तो मैं कहूंगा भाई प्लस का 20 लिखो। मैंने लिखा कि भाई तुम प्लस का 20 लिख। प्लस का 20 लिखने का मतलब क्या हो गया, प्लस का क्या लिख दिया 0, और 20 लिखना है तो क्या लिखोगे 1 16 8 4 2 1, ये क्या हो गया भाई प्लस का 20 है। और मैं कहता हूं माइनस का 20 लिखो तो आप कहेंगे बाकी 20 तो सेम है, आगे बढ़ क्या आ जाएगा 1 1 0 1 0 0। अब ये माइनस का, जब तक चिन्ह के बारे में बात नहीं होती हमें बात करनी नहीं चाहिए। जब ये पूछे कि प्लस का है कि माइनस का है तभी चिन्ह के बारे में बात करेंगे, बाकी कभी चिन्ह के बारे में सोचेंगे भी नहीं। जब हमें चिन्ह के बारे में पूछेगा कि प्लस का है माइनस का है तभी ये 1 और 0 के आगे वाला सोचना है, नहीं तो हमें चिन्ह के बारे में सोचना ही नहीं है, क्योंकि बाई डिफॉल्ट हमेशा सब क्या होता है प्लस में। बाई डिफॉल्ट हमेशा क्या होता है सब प्लस में होता है, बस ये मामला। ठीक है, अब आता है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है व्युत्क्रम प्रणाली। कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम कौन सा होता है भाई, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है व्युत्क्रम प्रणाली। ठीक है, अब बताओ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है, कैसे है। तो व्युत्क्रम यानी उल्टा करना। आप ध्यान से देख लेना, अब लिखना मत, ध्यान से देख लेना। यदि हमारे पास नंबर बाइनरी है तो कॉम्प्लीमेंट्री बाइनरी में क्या होता है, बेस कितना होता है 2, तो बेस 2 होता है ना, तो हमारे पास एक तो होता है आर कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है आर माइनस 1, एक होता है आर, एक होता है आर माइनस 1। आर क्या है रेडिक्स, रेडिक्स रेडिक्स यानी आधार। बाइनरी का आधार कितना होता है 2, तो हमारे पास बाइनरी में कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनेगा, एक तो आप कहेंगे टूज, एक कहेंगे वंस, टूज एंड वंस कॉम्प्लीमेंट। हमें बाइनरी का देखना है, लेकिन यदि कहता है कि भाई तुम डेसिमल का भी कॉम्प्लीमेंट्री बताओ क्या होता है, तो आप कहेंगे डेसिमल का क्या होगा, एक तो डेसिमल में 10 आता है 10, और एक क्या कहोगे 9। समझ गए, एक तो आधार, एक आधार से जस्ट कम, एक आर माइनस 1, ये कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम होता है। अब मैं एक सिंपल सा सवाल देता हूं, क्वेश्चन में हमारे पास ये है कि 1 0 0 1 0 1 ऐसा दे दिया, इसको इन्होंने कहा वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ। पहले क्या बताओ भाई, वंस कॉम्प्लीमेंट। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट उल्टा। वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जस्ट उल्टा। जस्ट उल्टा का मतलब 1 का मतलब क्या हो गया 0, 0 का मतलब क्या हो गया 1, 1 का मतलब 0, 0 का मतलब क्या हो गया 1। तो वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, जस्ट उल्टा। 1 0 0 1 0 1, तो हमारे पास 1 की जगह 0 आ गया, 0 की जगह 1 आ गया। ऐसा करते ही कौन सा कॉम्प्लीमेंट आ गया, वंस। कोई टफ है क्या, जस्ट उल्टा ही करना है। अब जब वंस कॉम्प्लीमेंट के अंदर एक जोड़ देते हो, वंस कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हो, एक जोड़ देते हो, तो क्या बन जाता है टूज, टूज कॉम्प्लीमेंट बन जाता है। अब बताओ 0 में एक जोड़ा क्या हुआ भाई 1, अगला आया 1 0 1 1 0, ये कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो गया, टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। अब देखो मैं कोई सा भी आप एक नंबर लिख लें, जैसे क्वेश्चन है 1 1 0 1 0 1 1, ये कर दिया, ठीक है। अब बताओ इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बोलो क्या होगा, 0 0 1 0 1 0 0। टूज कॉम्प्लीमेंट करना है तो क्या करोगे, इसमें एक जोड़ोगे, एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा 1 0 1 0 1 0 0, ये क्या आ गया भाई टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देख लेते हैं एक और सवाल। अब आपको समझ में आ गया क्या दिखाना है इसमें सवाल, 1 0 1 0 0 1 नहीं 1 0 करते हैं, ठीक है। अब बताइए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बताओ क्या होगा, 0 1 0 1 1 0 1। अब इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, एक, एक जोड़ोगे तो क्या बनेगा टूज कॉम्प्लीमेंट। एक में एक जोड़ा 0, हाथ से लगी 1 1 1 0 1 0, ये टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया भाई, करो नोट। है ये, हाँ जोड़ना तो इनको ही तो है, क्या हुआ, कौन गलती से बैग आ गया इधर, भाई चेक कर लो, कोई गलती से बैग आपकी जगह किसी और का आ गया, 5 नंबर और से मिल गया, ठीक है। तू हेमराज इधर किधर आया, अच्छा इसलिए आया था ना, ठीक ठीक। 0 में एक जोड़ा 1, ये एक ही रहा, हासिल कहाँ आई, आप ऊपर जाके और जोड़ लिए, इतना ही तो जोड़ना था ना भाई, ऐसे समझ गए। आप आज पहली क्लास ले रहे हो डिजिटल की, तीसरी है, तो आपको सबसे पहले दिन बाइनरी की जोड़ बताई थी, तो एक में एक जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई 0, हाथ से लगी 1, ये आई 1। उस दिन थे ना आप, हाँ तो हाँ वही है, वही है, कोई चेंज थोड़ी किया मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया।
सेम लॉजिक है। आज बाइनरी वाला मामला पूरा हो जाएगा। आज बाइनरी में देखो सारे बच्चा बच्चा मामला है, छोटा 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 छोटा, जिधर से भी सवाल कभी कभार पूछा जाता है, सदियों में एक आध, तो वो सवाल पढ़ना पड़ता है, बस इतना मामला। 90% सवाल है जो कन्वर्जन और लॉजिक गेट से पूछा जाता है, और 90% चांस भी यही रहता है कि कन्वर्जन या लॉजिक गेट से सवाल पूछेगा, जो हमने 2 दिन में पढ़ा था। बाकी छोटे मोटे जो भी पूछे जाते हैं पढ़ना पड़ेगा। आएगा नहीं, आपको यही नहीं आएगा पॉइंट तो बाद में आएगा। जो आपके आएगा वो मैं खुद ही आपसे, आप उतना आगे क्यों जाओ भाई, मतलब तो निकलेगा नहीं ना। कारण क्या है कि ये है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी, और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पूरा एक सब्जेक्ट है, पूरा एक प्योर सब्जेक्ट है। डिप्लोमा वार्ड में भी था, बीटेक में भी होता है, पूरा एक सब्जेक्ट होता है। आपके सवाल आता है एक दो, तो हम उसमें बेसिक बेसिक चीजें निकाल के पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं 90% चांस है सवाल वही आएगा जो मैंने आपको 2 दिन पढ़ाया था। 10% चांस है कभी कभार घूम फिर के इधर से सवाल आते हैं, तो हम इसको छोड़ते नहीं, पढ़ लेते हैं। बाकी 90% चांस है या तो लॉजिक गेट से सवाल पूछेगा या कन्वर्जन पूछेगा। 90% चांस यही होता है। लिख लिया भाई। अब होता है, मैं आपको यह कहता हूं -20 को 2's कॉम्प्लीमेंट में रिप्रेजेंट करो, ठीक है। तो ध्यान से देखो 2's कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंट कैसे होगा। सबसे पहले आप लिखो प्लस का 20, क्या लिख दो, प्लस का 20 लिखोगे तो आगे क्या आएगा भाई, 0 तो आएगा प्लस का। 20 लिखना है तो 16 8 4 2 1, ये बाकी का क्या हो गया भाई, 20 हो गया ना, ठीक है। अब इसको आप वंस कॉम्प्लीमेंट करेंगे, तो वंस कॉम्प्लीमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उल्टा। तो ये आएगा 1 0 1 0 1 1, ये आ गया। अब इसमें आप एक और जोड़ देंगे, एक और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा भाई, 2's कॉम्प्लीमेंट। अब एक और जोड़ना आपको आना चाहिए। एक में एक जोड़ा तो एक में एक जोड़ा 0, हाथ से लगी 1, एक में एक जोड़ा 0, हाथ से लगी 1, ये आया 1, ये आया 1, ये 0, ये 1, ये आपका उत्तर है। ये 2's कॉम्प्लीमेंट किसका आया भाई, -20 का। ये किसका आ जाएगा भाई, -20 का है। 2's किसका है भाई, अब 2's आप कहेंगे -20 का हो गया। आगे 1 आ गया ना, आगे 1 आ गया तो माइनस का है, ये कॉम्प्लीमेंट है। 20 का कॉम्प्लीमेंट तो यही है। चिन्ह को छोड़ दो, तो चिन्ह को यदि छोड़ देते हैं तो ये तो 20 है, और 20 का 2's कॉम्प्लीमेंट ये है कि नहीं है, और -20 करना तो आगे क्या देगा 1, यही तो मामला है। बस कर दो नोट। नहीं पता चला, पहली क्लास है, कोई बात नहीं, फिर आज बैठे रहो। पहली क्लास वाले देखो भाई, मैं जोड़ के तो दिक्कत आ रही ना आपके, बैठ रहो। आप केवल देखो, जितना देख सकते हो, आज सहन करने की क्षमता रखना, क्योंकि सारा मैंने कहा ना, सारा टूटा बिखरा भाग है आज। और मैंने ये पहले स्टार्टिंग बताया था, मैंने कहा 2 क्लास तो सीधी दी है, तीसरे में जो भी बचा हुआ भाग है सारा आ जाएगा। हाँ बस वही तो मैं कह रहा हूँ। जैसे 20 है, 20 क्या है, 1 0 1 0 0। अब इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करोगे तो 0 1 0 1 1। अब इसमें एक जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 0 1 1 0 0। अब इसको देखो, ये तो हमारे पास क्या है 20, ये माइनस का 20, यही तो है। बस एक सवाल आया हुआ जो इन्होंने अभी पूछा -65 का, तो 2's कॉम्प्लीमेंट में आया ना, ये रहा। समझने के लिए आपको पहले वाली क्लासें लेनी पड़ेगी। वो क्लासें यही हुई थी, इसी हॉल में हुई थी, अब वो ऑनलाइन में है। ऑनलाइन क्वेज कब जुड़ेगा, वो नीचे ऑफिस बताएगा कब। आज आपको बोला कल के लिए, परसों भी बोला कल के लिए, क्यों, फीस पूरी जमा नहीं हुई होगी तो जोड़ देना चाहिए भाई, क्यों नहीं जुड़ा, बात करना भाई। ये कल वाला लफड़ा खत्म होना चाहिए। क्लास आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, रेगुलर लेना। जो स्टार्टिंग की 2 क्लास में नहीं है उसको ज़्यादा प्रभाव दिख जाता है इधर। वैसे भी आज भी करवा अलग अलग केस है, लेकिन चीज़ें तो वही है जो हमने पढ़ा है। ओके भाई, तीसरा भाग है, एक हम कोड के कन्वर्जन पढ़ते हैं, BCD कोड के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं भाई, BCD। BCD होता है बाइनरी कोडेड
डेसिमल। ये जो कोड होता है ना वो कहलाता है बीसीडी। फुल फॉर्म क्या है? बाइनरी कोडेड डेसिमल। सबसे फर्स्ट केस इसमें है, ये कितने बिट के कोड हैं? तो ये 4 बिट के कोड हैं। ये 4 बिट के कोड हैं। 4 बिट के कोड आपने और कौन से पढ़े? हेक्साडेसिमल के कितने बिट के थे? 4 बिट के। ऑक्टल के कितने बिट के थे? 3 बिट के। तो ये 4 बिट के कोड हैं और 0 से इसमें 0 से 9 तक निरूपित करते हैं। कहां से कहां तक निरूपित करते हैं भाई? इसमें 0 से 9 तक है जो हम निरूपित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कहां से कहां तक करते हैं? 0 से 9। और ये कितने बिट के कोड हैं? ये 4 बिट के कोड हैं। इसे हम भारित कोड कहते हैं, वेटेड कोड, क्योंकि भारित कोड, ये भारित कोड है, वेटेड कोड। अन्य नाम इसका है 8421 कोड। अन्य नाम है 8421 कोड, ये अन्य इसका नाम है। अब भारित कोड तो क्यों है? 8 कार, 4 कार, 2 कार, 1 के नीचे मान रखना पड़ेगा, तो इसका वेट फिक्स हो जाता है ना, इसलिए भारित कोड कहलाता है। अब सवाल सिंपल सा मैं देता हूं कि आपको ऐसा लिखा हुआ है, डेसिमल में नंबर लिख दूं मैं एक 28, मान लो 28 लिख दिया, और 28 किस में है? डेसिमल में। अब इसको बीसीडी में बदलना है, तो बीसीडी में 28 को लिख सकते हो क्या? नहीं, केवल 0 से, मैंने लिखा केवल 0 से 9 तक। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपको 2 का अलग लिखना पड़ेगा और 8 का अलग लिखना पड़ेगा। 2 का कोड क्या होगा? 0 0 1 0, यही पड़ा। 8 का कोड क्या होगा? 1 0 0। ठीक है, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो गया भाई? बीसीडी में। क्योंकि आपको 0 से 9 तक लिखना है, लिखना तो बाइनरी की तरह ही है, लेकिन लिखना 0 से 9 तक, 2 का 8 का अलग लिखना पड़ेगा। यदि मैं इसको बाइनरी में लिखता तो 28 को क्या लिखता भाई? मैं कहता 16, 16 और 8 24, 24 और 4 32, 28, 28, 16 16 8 24, 24 और 28, यही हुआ ना भाई। बाइनरी में लिखता तो ऐसे लिखता है, लेकिन बीसीडी में लिखा तो ये लिखा। तो बीसीडी में बाइनरी में चेंज आया कि नहीं आया? एक सवाल और है, जैसे मान लो आपने लिखा 49 को लिखते हैं, 49 किस में है? डेसिमल में। अब 49 को यदि आपको सीधा बाइनरी में लिखना होता तो आप क्या लिखते? 32, 32 और 16 48, 8 4 2 और 1, यही बनता है कि नहीं बनता भाई? और जब आप बीसीडी में लिखोगे तो 4 का कोड क्या आएगा? 0 1 0 0, और 9 का क्या कोड आएगा? 1 0 0 1। सिंपल है बीसीडी। जो हमने हेक्साडेसिमल पढ़ा वही तो लॉजिक काम आया, बस लिख लो। और बाकी का देखो मंत्र, हाथ ऊपर से जाएगा बेटा, आना चाहिए आपको पहले क्लास में, नहीं आए तो ऊपर से जाएगा। ये मैंने पहली स्टार्टिंग क्लास में बोला है, आज थोड़ी बोला कि आपको पहले स्टार्टिंग क्लास में क्या बोला? क्लास मिस मत करना, पहले क्लास में हो वही आपके काम आएगा लास्ट तक। आज आ तो जाएगा आपको पूरा ऊपर से, इतने में हो जाएगा डिजिटल पूरा। और अगली लाइन बोलता हूं, वापस ध्यान से सुन लो। कल से मैं पढ़ाना शुरू करूंगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, डायोड वगैरह का कंडीशन आएगी। वो भी पहली क्लास अटेंड करना, तो ट्रांजिस्टर तक आपको समझ में आएगा। नहीं करोगे तो वो भी जाएगा, ऊपर से नहीं, बहुत ऊपर से। आप उछल के लपकोगे तो भी कुछ नहीं आएगा, ये वो बड़ा मामला है। नहीं ये वापस नहीं समझा सकते, नहीं आया, आप नहीं आए, मैं आया। जो उस दिन आया उसको समझ नहीं आया वो हाथ खड़े करो भाई, उसमें मेरी जिम्मेदारी है। हाँ, भारित कोड इसलिए है क्योंकि हमने 8 के, 4 के, 2 के, 1 के नीचे वैल्यू लिख रहे हैं, इसलिए ये क्या कोड कहलाता है? भारित। फिक्स किसी कोड के नीचे लिखते हैं ना, उसे हम कहते हैं भारित। भारित का मतलब ये होता है। आपको आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? समझ में आ रहा है? जो नहीं आ रहा है वो एक उसको नहीं आ रहा है, आया नहीं था। अब नीचे नीचे देखने से क्या होगा? मुझे पहले से पता होता है, आपको ऐसा लगेगा अचानक से कुछ होगा, अचानक से कुछ नहीं होता इधर। आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, मुझे पहले से पता होता है कौन सी चीज किसको कैसे समझ में आएगी। और इस डिजिटल के बारे में शुरू के पहले दिन भी यही बोला, कंटिन्यू क्लास रखना, सब समझ में आ जाएगा। नहीं रखोगे तो नहीं आएगा, और उसमें भी आपको घर जाकर पढ़ना ही पड़ता है। घर जाके इसमें अच्छा पहली क्लास में क्या बोला? जो समझ में आएगा यही आएगा, वापस घर जाकर अलग से कुछ नहीं आना है, और वो आ जाता है। फिर बाद में रिवीजन करने में केवल 20 मिनट लगते हैं, इतना आसान नहीं भाग। समझ में आ गया तो पता चल गया 1 क्या है, 0 क्या है। नहीं आया तो ये 1 से चल रहे हैं, पता नहीं क्यों 1 आया, क्यों 0 आया, वो मामला। लिख लिया भाई? बताया ना अभी 2 बार बताया। बीसीडी को बाइनरी में क्यों बदला? वो तो मैंने ऐसे ही बताया, मैंने कहा इसको मैं बाइनरी में बदलता तो ये होता, बीसीडी में बदलता तो ऐसा होता। लिखा तो दोनों 1 0 ही, लेकिन फर्क किसका है? आधार का। ये भी तो 1 0 में आया, ये भी 1 0 में आया, फर्क किसका है? आधार का। तो वैल्यू भी क्या होगी? चेंज होगी नहीं होगी? अपना लिखना बीसीडी में, बाइनरी में लिखना। बाइनरी में पुराना वाला याद करो आपको,
कि बाइनरी लिखते ऐसा होता है। हाँ भाई, अब देखो अगला मामला, अगला एक कोड का नाम लिखो, आस्की कोड। फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, अभी तक पूछित है नहीं, लेकिन पूछ सकते पूछ ले। ये नहीं पूछे, वो पूछे आज की कोड में ए स्टैंड फॉर अमेरिकन, इतना छोटा ही पूछ लेते ना भाई, ए का मतलब क्या है अमेरिकन, एस का मतलब क्या है स्टैंडर्ड, इतना भी पूछ सकते हैं। तो आपको ध्यान रहना चाहिए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। कितने बिट के कोड हैं? 7 बिट कोड, 7 बिट के कोड होते हैं, प्लस एक पेरिटी बिट होता है। पेरिटी अपने काम नहीं आता है, 7 बिट कोड प्लस एक पेरिटी बिट होता है। ठीक है, ये हमारे पास किस प्रकार के कोड होते हैं? तो आप कहेंगे अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है कि ये अपने कोड है जो एबीसीडी भी लिख देगा और 1 2 3 4 भी लिख देगा, अंक भी लिख देगा। तो अल्फा अल्फाबेटिकली तो ये होता है अल्फा, अल्फाबेट होता है ना वर्णमाला, अल्फाबेट एबीसीडी होगी, और न्यूमेरिक का मतलब होता है 1 2 3 4, इन दोनों को मिला के क्या नाम हो गया? अल्फा न्यूमेरिक कोड। तो ये हमारे पास अल्फाबेट और न्यूमेरिक कोड को लिखेगा, तो ये अल्फा न्यूमेरिक कोड कहलाता है। ये जो सवाल है ना, वैसे तो कोई सामान्यतः पूछता नहीं है, केवल हरियाणा लाइनमैन पूछता है अभी तक। तो हरियाणा लाइनमैन के अलावा आज तक इतने सारे बोर्ड है किसी ने नहीं पूछा, लेकिन हरियाणा लाइनमैन ने पूछा है कि इसमें ए का मतलब क्या है। ए होता है 65, 065 लिख दो, भले 65 लिख दो। ए का मतलब कितना होता है? 65। 7 बिट का मतलब क्या है? 2 की घात 7 माइनस 1 लिखना होता है, 127 तक लिखा जाता है इसमें। 127 तक 2 की घात 7 127 माइनस 1 भी था ना माइनस 1 भी था, ऐसे क्या है माइनस क्या बनेगा? 127 तक लिखा जाता है इसे, 2 की घात 7 माइनस 1, कोई भी नंबर होता है माइनस 1 तक लिखा जाता है। ऑक्टल में आपने क्या लिखा? 2 की घात 3 माइनस 1 बराबर कहां तक लिखा? और हेक्साडेसिमल में क्या लिखा? 2 की घात 4 माइनस 1 कितना लिखा? 15 बराबर एफ, यहीं तक लिखा नहीं लिखा? तो माइनस 1 तक लिखा जाता है। तो 2 की घात 7 माइनस 1 कितना तक लिखा जाएगा? 127। 127 में पहला है 65, ए किसको है? ए का मतलब था 65। 65 लिखोगे तो क्या लिखोगे? 1 64 32 16 8 4 2 1, बताओ कितने बिट हुए? 7 है कि नहीं? 65 लिखा। बी क्या लिखोगे? बी होता है 66, तो आप कहेंगे ये 65 है, 0 0 0 0 1 0। ठीक है, इसी प्रकार ए 65 है, बी 66 है, तो आप बताओ जेड क्या आएगा? जेड क्या बन जाएगा? 90। अरे यदि ए का मान 1 है तो जेड कितना होता है? 26। 1 में क्या जोड़ा? 26 आया भाई 25, तो 65 में 25 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? 90। ऐसे ध्यान रख लो ऐसे। अब 90 को लिखना है तो आप क्या लिखेंगे? 64 32 16 8 4 2, ये देखो हो गया क्या 90? आपकी गणित ठीक होगी। 1 2 2 4 8 16 32 64 64 16 80 8 88 2 90, सही तो है। अब ये उन्होंने पूछा हरियाणा लाइन मैंने कोड कि ए का कोड कितना है, तो अगली बार बच्चों ने पूरा ए से जेड तक लॉजिक समझ गए करना क्या है, ठीक है ना। तो अगली बार हरियाणा वालों ने पूछा अब बताओ तुम छोटा ए का क्या है। आज तक 2 ही सवाल आए, दोनों हरियाणा लाइन में आए, दोनों अलग अलग साल में आए। पहले ये आया था, फिर बच्चों ने पूरा पढ़ लिया तो उन्होंने छोटा ए शुरू होता है 97 से, और ये जाएगा तो छोटा जेड कहां जाएगा? 122। 97 लिखोगे क्या होगा? 64 32 96 8 4 2 सॉरी क्या 16 8 4 2 1, ठीक है, ऐसे हो गया ये। अब देखो अगला निशान लगाना प्लस का, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? 0, आगे 0 लग दो, इसका मतलब क्या निशान हो गया? प्लस का। समझ गए बात? करो कोड। हरियाणा लाइनमैन का लो किसी ने नहीं पूछा, आपने पूछ सकते हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं बस, और मैं आपको कारण सहित बताया कि किसने पूछा आज तक, अलग अलग साल में भी पूछा है, सेम ईयर में दोनों नहीं पूछे गए। राकेश बताओ मॉड्यूल 4 के बाद है क्या? ये 65 है, हाँ याद रखना, ये रखो याद, कन्वर्ट करना आता आपको। ए का मतलब क्या होगा? 65, बी का मतलब 66, जेड का मतलब 90, छोटे ए का मतलब 97 है। ये फिक्स कोड है, कोड याद नहीं करने, ये नंबर तो याद करना पड़ेगा। ए का 65 है, छोटे ए का 97, ये तो याद करना पड़ेगा भाई। आप सोचोगे बाकियों के क्या है, देखो बाकी आप लिखते ना एंड का निशान, डॉलर का निशान, डॉट, हैश, इन सब के कोड होते हैं।
कंप्यूटर तो कोड की भाषा ही समझता है, उसको हैश और स्टार से क्या पता चले, कुछ नहीं पता चले। हैश स्टार अपने लिए, कंप्यूटर के लिए सब कुछ क्या है, कोड। ये दो ही सवाल थे, और थे डाउट कोई? इतने किए, पूरे किए भी तो नहीं होंगे हैं? पूरे हो गए? वो मोड मोड वाले सब हो गए? ओके। लिख लिया भाई? चलो भाई ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास, एक और लिखो, EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये हमारे पास 8 बिट कोड होते हैं। हाँ, ये भी अल्फा न्यूमेरिक है, ये भी हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है। ठीक है भाई? ओके। अब एक और लिखो, जल्दी करो। हो गया? एक होता है पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम का मतलब ये होता है, 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। लो होने का मतलब हो गया ऑफ और हाई होने का मतलब हो गया ऑन। और जो लो होने ऑफ हो गया, ये हो गया हमारे पास निष्क्रिय, डीएक्टिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, सक्रिय। और 0 का मतलब यदि 0 वोल्ट है तो 1 का मतलब कितने वोल्ट है भाई, 5 वोल्ट। 0 का मतलब 0 वोल्ट है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, क्योंकि बाइनरी में तो यही चलेगा। यहाँ तो आया 0, यहाँ क्या है 5, 5, ये वापस क्या है 0, ये 0 0 हो गया, ये वापस क्या आ गया 5 आया। ये होता है, यानी कि आपने देखा ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये इस प्रकार आगे चलेगा। तो 0 का मतलब 0 वोल्ट है, 1 का मतलब 5 वोल्ट, यही बाइनरी नंबर होता है। पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम है। दूसरा, यदि आपको पूछे नेगेटिव लॉजिक सिस्टम में बताओ, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव का मतलब उल्टा करना। 0 का मतलब तो हो गया हाई और 1 का मतलब क्या हो गया, लो। हाई हो गया तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा भाई, ऑन। 0 का मतलब ऑन, 1 का मतलब ऑफ। 0 का मतलब तो हो गया सक्रिय और 1 का मतलब हो गया निष्क्रिय। ये मामला है। करो नोट पे, लिखो।
लिख ले भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव लॉजिक सिस्टम। अब इसमें ऊपर वाला 5 हो जाएगा, नीचे वाला 0 हो जाएगा, उल्टा है ना। हाँ ये लिखो, ये यहाँ 2 ही है, यहाँ 2 ही वोल्ट होता है, यहाँ तो लो है तो 0 है, हाई है तो 5 है, लो है तो 0 है, हाई है तो 5 है। एक सवाल आया था परीक्षा में, अभी मिल भी जाएगा। जब नोट गेट का इनपुट टर्मिनल किस पर होता है तो इसे लॉजिक 0 कहा जाता है। इनपुट टर्मिनल किस पर होगा, 0 वोल्ट पर, 3 वोल्ट पर, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, यहाँ 7 वोल्ट। तो आप कहेंगे इनपुट टर्मिनल 0 पर होगा तो लॉजिक 0 कहेंगे। 0 का मतलब कितना वोल्ट आएगा, 0 वोल्ट। ओके, अब हम करते हैं आगे का भाग। जो हमने बेसिक एक भाग पढ़ा, अब एक और भाग है जो टेढ़ा मेढ़ा इस प्रकार है। अब आप जितने भी नाम सुनेंगे, आप में से ज़्यादातर वो नाम पहली बार ही सुनोगे, सारे नाम ही। तो आपको थोड़ा याद करने की कोशिश करनी है और नाम के साथ फेमिलियर होना है। नाम पहली बार सुनेंगे भाई, बहुत जने मल्टीप्लेक्सर, डी मल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, डिकोडर, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सब्सट्रैक्टर, फुल सब्सट्रैक्टर, कंपैरेटर, ये सब नाम चलते रहेंगे। तो आप ध्यान से देखना, ठीक है। और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, एक सवाल आया परीक्षा में, मैं बिना कारण कोई आपको एक्स्ट्रा पढ़ूंगा ही नहीं। सवाल आया था, सवाल कहाँ है, सवाल इधर था कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्किट कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट के अंतर्गत आता है। फिर नाम दिए थे, फुल एडर, फुल सब्सट्रैक्टर, हाफ एडर, जेके, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर, ऐसे 5 नाम दिए थे। बताइए इनमें से कौन सा उसके कॉम्बिनेशन में आता है। फिर ऐसा सवाल है कौन सा सीक्वेंशियल में आता है, ऐसा सवाल पूछ सकता है, ठीक है। तो आप लिखो डिजिटल सर्किट, या लिखो डिजिटल परिपथ। कोशिश करेंगे आधे घंटे पूरा कर लेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा आपका भी क्षमता नहीं रहेगी। साथ के साथ लिख लो कॉम्बिनेशनल सर्किट, इसको कहते हैं संयुक्त परिपथ। क्या हुआ, कॉम्बिनेशनल सर्किट यानी कि संयुक्त परिपथ, ठीक है। कॉम्बिनेशनल सर्किट किसे कहते हैं, वह परिपथ जिसका आउटपुट केवल परसेंट इनपुट पर निर्भर करता है। वह परिपथ जिसका आउटपुट केवल परसेंट इनपुट पर निर्भर करता है। वह परिपथ जिसका आउटपुट केवल परसेंट इनपुट पर निर्भर करता है। ये कोई भी सिस्टम होगा, इसमें यहां दोगे आप इनपुट, तो इधर से क्या आ जाएगा भाई, आउटपुट। इसे हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट। एक दूसरा सर्किट होता है जिसे हम कहते हैं सीक्वेंशियल सर्किट। सीक्वेंशियल सर्किट यानी कि संयुक्त क्रमबद्ध, सीक्वेंस है ना, क्रमबद्ध, क्रमबद्ध परिपथ, यह है सीक्वेंशियल सर्किट। अब सीक्वेंशियल सर्किट किसे कहते हैं, वह परिपथ जिसका आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर करता है। प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर करता है, उसे कहते हैं सीक्वेंस, यानी क्रमबद्ध, एक के बाद दूसरा क्रम आएगा। वह परिपथ जिसका आउटपुट प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर करता है। यानी कि इसका हम परिपथ ऐसे बनाएंगे, ये तो वो कह रहा है भाई इनपुट दिया, यहां से आएगा आउटपुट, लेकिन तो पहले वाला आउटपुट आया ना, ये भी इस पर भी डिपेंड करेगा। तो इस प्रकार लाइन खींचनी है। ये होता है पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर, जिसका आउटपुट है प्रेजेंट इनपुट के साथ साथ पास्ट आउटपुट पर भी निर्भर। ये है सीक्वेंशियल। ये डायग्राम देकर पूछ सकता है कौन सा परिपथ है, सीक्वेंशियल। ये देकर पूछ सकता है कौन सा है, कॉम्बिनेशनल। फीडबैक हुआ ना, सीक्वेंशियल में फीडबैक होगा तभी तो होगा ना, फीडबैक ही तो होगा। पास्ट आउटपुट को जो वापस लेगा उसे तो फीडबैक कहेंगे। जैसे मान लो मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है ना, तो फीडबैक कब होगा, मैंने आपको पढ़ाने के बाद फीडबैक होगा, यानी आउटपुट से वापस चेक किया जाएगा इनपुट को, वो है फीडबैक। फीडबैक हमेशा क्या होता है, पहले वाला आउटपुट से थोड़ा है, बिना आउटपुट के कहां से फीडबैक आया।
क्या हुआ? गर्मी लग रही है? लगने दे, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा, है कि नहीं? आपने सुना होगा ना, जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो इतिहास बदलेगा। तो इतिहास बदलने की तैयारी में है। जल्दी लिखो, धीरे धीरे मत लिखो, बस ठीक है, जल्दी करो फिर, फास्ट थोड़ा सा। और ध्यान रखें, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सिलिकॉन, जर्मेनियम, चालक, कुचालक के बाद में अर्धचालक बनता कैसे है, काम कैसे करता है, वहां से शुरू करेंगे। कल वाली क्लास यदि आप मिस करते हैं तो आप ये समझ लो आगामी 5-7 क्लास से कोई काम की आपके है नहीं ज्यादा। उसके जुड़ी हुई तो क्लास रहेगी ना भाई, क्योंकि लास्ट तक ट्रांजिस्टर पढ़ोगे, डायोड पढ़ोगे, सिलिकॉन जर्मेनियम में चलेगा, एसीआर पढ़ोगे, और वही जंक्शन वगैरह चलेगा। जंक्शन कोई क्यों बनेगा, ये तो सब कुछ कल आएगा। तो इसलिए ध्यान रखना भाई, कल की क्लास में मिस मत करना, नहीं तो उसके आगे की क्लास में मामला गड़बड़ होगा। और मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि टेक्निकली क्लासें होती है कॉन्सेप्ट्स हैं, और यदि मिस करते हैं आपको प्रभाव आ जाता तुरंत ही कि हाँ भाई गड़बड़ हुआ है। ये रीजनिंग नहीं है, एक दिन नहीं ली तो नहीं ली, दूसरे दिन ले लिया, थोड़ी होता है। रीजनिंग हो जाता है, कोई बात नहीं लिया तो क्या इसमें क्या कौन बड़ा तीर हो जाता है, कुछ होता नहीं है, क्योंकि तो तुरंत की उपयोगिता है। मैथ में फर्क पड़ता है ना, आप गए सीधी लाभ आने की तीसरी, जैसे एक है मेरा भतीजा रहता है, मैंने कहा वो क्या पता दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो परसों में वो पढ़ने लगा था, मैंने कहा पढ़ाई की, कहाँ, मैंने कहा क्या पढ़ा, कि चक्रवृद्धि ब्याज, मैंने कहा सीधा ही, क्यों सीधा ही पढ़ा, फिर समझ में कुछ नहीं आया था। तो वैसा मामला है, सीधा आप चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा क्या? प्रतिशत क्या होता है, ब्याज के पहले प्रतिशत समझना पड़ेगा, फिर ब्याज समझना पड़ेगा, तब जाकर चक्रवृद्धि ब्याज समझ में आएगा, सीधा चक्रवृद्धि कैसे होगा? तो वैसा मामला है। तो आप भी सीधे डायरेक्ट आओगे तो ऐसे मामला रहेगा। अब आते हैं कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में। हेडिंग डालो संयुक्त परिपथ, कॉम्बिनेशनल सर्किट बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं। संयुक्त परिपथ, इसमें पहला है मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम शॉर्ट में मक्स कहेंगे। मल्टीप्लेक्सर को क्या कहते हैं? मक्स कहते हैं, मल्टीप्लेक्सर। इस मल्टीप्लेक्सर की खास बात यह होती है, मेनी इनपुट वन आउटपुट, मेनी इनपुट वन आउटपुट, ठीक है? हाँ, अनेक इनपुट एक आउटपुट, मेनी इनपुट वन आउटपुट। अभी हम डायग्राम बनाते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है? यहीं से आपको सब चीजें हो जाएगी क्लियर। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पिन दी इनपुट की। ये हमारे पास सारी कौन सी कहलाएगी भाई? इनपुट। ये हमारे पास पिन क्या कहलाएगी? आउटपुट। इसमें 1 2 3, ये S2 S1 S0 होता है, इसे हम कहते हैं सिलेक्ट लाइन। इसे हम क्या कहते हैं? सिलेक्ट लाइन। यहां से होता है। अब ये कितनी है भाई? 3 है ना, ठीक है? तो आप बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा? 2 की घात 3 गुणा 1। सिलेक्ट लाइन कितनी है? 3। तो इनपुट कितना हुआ? 2 की घात 3 गुणा 1। 2 की घात 3 गुणा 1 मतलब क्या हो गया? 8 गुणा 1। बताओ 8 हमारे पास क्या है? इनपुट, और 1 हमारे पास क्या है? आउटपुट। आप क्या कहेंगे? अनेक इनपुट है, आउटपुट क्या है? 1। और जो अनेक इनपुट है डिपेंड किस पर कर रहा है? सिलेक्ट लाइन पर। यदि सिलेक्ट लाइन 2 ही होती है तो 2 की घात क्या था? 2, और सिलेक्ट लाइन 4 होती है तो 2 की घात 4। तो ये आती है 2 की घात 3 गुणा 1। अब देखो इसके एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, जैसे मान लो 64 गुणा 1, ये भी तो मक्स ही कहलाएगा। 8 गुणा 1 ये भी मक्स कहलाएगा। 4 गुणा 1 ये भी मक्स कहलाएगा। 16 गुणा 1 ये भी क्या कहलाएगा? मक्स कहलाएगा। मेनी इनपुट वन आउटपुट। इनपुट बहुत तरह के हैं, इनमें से आउटपुट क्या आएगा? केवल 1। तो इसे हम कहते हैं मक्स, ठीक है? इसका एक और नाम लिखना, ये यूनिवर्सल सर्किट है। ये है यूनिवर्सल मतलब सार्वत्रिक, ये यूनिवर्सल परिपथ है, यानी इसकी सहायता से भी कैसा भी लॉजिक गेट बनाया जा सकता है। एक सवाल और आ सकता है इसमें, 4x1 मक्स की सहायता से, नहीं, कितने 4x1 मक्स की सहायता से 64 लिख देते, 64 गुणा 1 मक्स बनाया जाता है। कितने? 4 गुणा 1 मक्स होगा, उसकी सहायता से 64 गुणा 1 मक्स बनेगा। तो अब आपको इसमें बड़ा कौन सी संख्या है? 4। इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 64। ध्यान से देखो, 64 लिया, 64 भाग दो 4 का, कितना आया? 16। रहने दो, फिर यहां क्या आ गया? 16 आ गया ना। 16 में और 4 का भाग दो तो कितना आया भाई? 4। अब 4 में और 4 का भाग दो, कितना आया? 1। कुल मिला के कितना हुआ? 21। तो ये आपका आंसर है। क्या यदि 4 गुणा 1 के 21 मक्स होंगे तो हमारे पास 64 गुणा 1 का मक्स बनाया जा सकता है। ये होता है। पहली परत में 16 होंगे, दूसरी परत में 4 आएगा, तीसरी परत में 1 और आएगा, ऐसे बनता है। तो टोटल कितने मक्स चाहिए? 21।
और आपको ऐसा भी सवाल पूछा हुआ है एनकोडर के मामले में, 4 गुणा 16 डिकोडर को लागू करने के लिए 1 गुणा 2 के डिकोडर की संख्या कितनी है, वो भी अभी हम देखेंगे। कर लो नोट इसको। क्या किसका मोबाइल बोल रहा है, बंद करो, लिखो भाई फटाफट लिखो। अपना आप बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एक तो टॉपिक ऐसा और एक टाइम ऐसा, अपना आप बोलेंगे सब कुछ। लेकिन ध्यान से पढ़ो, मैं इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीजें मैं पूरी पढ़ा दूंगा आपको अभी। लिख लिया भाई, ठीक है। तो 4 गुणा 1 मक्स की सहायता से 64 गुणा 1 मक्स कितने बनाया जा सकता है, 21 है। मल्टीप्लेक्सर लिख दिया। मल्टीप्लेक्सर के बाद आता है डी मल्टीप्लेक्सर, दूसरा होता है डी मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर। डी मल्टीप्लेक्सर को हम डी मक्स कहते हैं। इसमें आप लिखो 1 इनपुट मैनी आउटपुट। 1 इनपुट, एक ही इनपुट है लेकिन आउटपुट बहुत सारे हैं, मैनी आउटपुट। 1 इनपुट मैनी आउटपुट। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो मैंने 2 ही सिलेक्ट लाइन ली है, S1 और S0, तो आप कहेंगे ये तो हमारे पास इनपुट है, आउटपुट की कितनी पिन आएगी भाई, 4। तो 1 गुणा 2 की घात कितना आ गई भाई, 2। तो यानी 1 गुणा 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 हमारे पास क्या कहलाएगा, इनपुट, और 4 हमारे पास ये क्या है, आउटपुट। तो बताओ एक इनपुट और अनेक आउटपुट है कि नहीं है, तो एक इनपुट अनेक आउटपुट कौन सा है, डी मल्टीप्लेक्सर। कर लो इसको भी नोट। तीसरा है एनकोडर, अनेक इनपुट अनेक आउटपुट, तो वो तो अब लिखने का मतलब है नहीं। एनकोडर होता है हमारे पास 2 की पावर n, n गुणा 2 की पावर n। क्या हुआ भाई, क्या हुआ है, ठीक है, n गुणा 2 की पावर n, ये तो डिकोड हो जाएगा। 2 की पावर n गुणा n, इसका 2 की पावर n गुणा n, इसका मतलब हो गया कि 8 गुणा 3। एग्जाम्पल क्या आ जाएगा भाई, n को 3 ले लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 गुणा 3। यहाँ आ जाएगा 16 गुणा 4, यहाँ आप लिख दो 4 गुणा 2, यहाँ लिख दो आप 32 गुणा 5। यही तो होता है, यह है एनकोडर। एनकोडर के बाद में आता है डिकोडर। डिकोडर होता है n गुणा 2 की घात n। एग्जाम्पल है जैसे 1 गुणा 2, या 2 इनपुट है तो गुणा कितना हो गया, 4। 3 इनपुट है तो 3 गुणा क्या हो गया, 8। 4 गुणा क्या हो जाएगा भाई, 16। ये हो गया, ये क्वेश्चन है। 4 गुणा 16 डिकोडर को लागू करने के लिए a गुणा 2 के कितने डिकोडर आवश्यक है। चार गुणा 16 डिकोडर लागू करने के लिए a गुणा 2 के कितने डिकोडर आवश्यक है।
तो बताओ इनमें बड़ा कौन सा है? 16। इनमें बड़ा कौन सा है? 2। तो क्या करोगे भाई, 16 में भाग किसका दोगे? 2 का, कितना आया? 8। फिर आप 8 में भाग किसका दोगे? 2 का, कितना आया? 4। 4 में भाग दोगे किसका? 2 का, कितना आया? 2। फिर 2 में भाग दिया 2 का, कितना आया? 1। तो कुल मिला के क्या हुआ? 8 4 12 13 14 और 1 15। टोटल कितने चाहिए? 15। ये ऑप्शन थे 15 35 18 20, तो 15 उत्तर है। ऐसे निकाल जाता उत्तर। ये सवाल आया हुआ है। कौन से? ये एनालॉग और डिजिटल में, डिजिटल को एनालॉग में, बाइनरी हो गई भले, बाइनरी तो डिजिटल नंबर है, और डेसिमल है जो कौन सी? एनालॉग है। तो कोई से भी एनालॉग है उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना तो एनकोडर चाहिए, कोई भी एनालॉग सिग्नल को उसमें। एनकोडर का मतलब होता है एनालॉग टू डिजिटल, डिकोडर का मतलब होता है डिजिटल टू एनालॉग। लिख लिया भाई? चार लिख दिया, अगला नाम लिखते हैं। जल्दी करो, जल्दी नोट करो भाई। ये कितनी संख्या आती है मैंने आपको समझा दिया, ये सवाल आज तक आया हुआ है, बाकी आया हुआ नहीं है। बाकी मैंने बता दिया होता क्या क्या है। इसमें वन इनपुट वन मैनी आउटपुट है, इनमें मैनी इनपुट मैनी आउटपुट है, इसमें भी मैनी इनपुट मैनी आउटपुट है। लेकिन मक्स में क्या होता है? मैनी इनपुट वन आउटपुट, इसमें वन इनपुट मैनी आउटपुट। हाँ, ये आप कह सकते हैं बिल्कुल। ये डेटा क्या हो जाएगा भाई? डेटा वितरक हो गया, क्योंकि एक इनपुट है, आउटपुट क्या है? बहुत सारा। तो आउट डेटा वितरक, और वो डेटा सेलेक्टर। हाँ, डेटा सेलेक्ट करने वाला, ये लिख दो बोले। ये नाम आप इस फुल फॉर्म से आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं, डेटा सेलेक्टर। सेलेक्टर क्यों? क्योंकि आपके आउटपुट तो एक लेगा, इनमें से सेलेक्ट करेगा किसे लेना है, तो ये डाटा सेलेक्टर हो गया, और वो हमारे पास डेटा वितरक हो गया। लिख लिया भाई? ओके। अगला आता हमारे पास 5 नंबर है ना। 5 नंबर लिखो फुल एडर। 6 नंबर लिखो हाफ एडर। 7 नंबर लिखो फुल सब्ट्रैक्टर। 8 नंबर लिखो हाफ सब्ट्रैक्टर, और 9 नंबर लिखो कंपरेटर। ठीक है। अब इसकी हिंदी भी नहीं लिखी जाती, इसकी हिंदी ऐसे लिखते हैं वो परीक्षा वाले भी, फुल एडर। यही लिखते हैं, यही लिखा आया है परीक्षा में भी, यही लिखते हैं, यही परीक्षा में लिखा आया है। ऐसा नहीं आपको हिंदी नहीं लिखी, हिंदी में यही है। ना? नाम क्यों लिखा है? क्योंकि सवाल है कि बताइए इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट क्लास के अंतर्गत आता है? कॉम्बिनेशन कौन सा आता है? फुल एडर आता है, फुल सब्ट्रैक्टर आता है, हाफ एडर आता है। ऑप्शन डी करेक्ट हुआ, ये सवाल आया हुआ है। ठीक है भाई? ओके। अब हमारे पास आता है सीक्वेंशियल सर्किट। ये तुमने देख लिया क्या? सारे नाम कंप्लीट तक आ गए, कॉम्बिनेशन पूरा हो गया। सीक्वेंशियल क्रमबद्ध परिपथ। इसमें सबसे पहला आता है फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप कितने प्रकार के हैं? 4। ठीक है। तो पहला तो होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप का या आर एस फ्लिप फ्लॉप का, एक ही बात है, एस आर फ्लिप फ्लॉप। दूसरा होता है हमारे पास डी फ्लिप फ्लॉप। तीसरा होता है हमारे पास टी फ्लिप फ्लॉप। और चौथा होता है हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप। एस आर फ्लिप फ्लॉप जो होता है इसे सेट रीसेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सेट रीसेट। इसमें कंडीशन आती है एस बराबर 1, एस बराबर आर बराबर 1 आ जाता है तो हमारे पास आउटपुट ए निश्चित हो जाता है।
आउटपुट क्या हो जाता है, अनिश्चित, जिससे इंग्लिश में बोलते हैं डोंट केयर। डोंट केयर कंडीशन है कि हमें पता नहीं आगे क्या आएगा, आउटपुट जो मर्जी आ जाएगा, ही डोंट केयर हुआ। देखो कि जैसे हमारे पास s का मान 0 और r का मान 0 है, s 0 r 1 है, ये 1 है ये 0 है, तो यहां तो पता है कि इसमें 0 आया, इसमें हमारे पास आया 0, इसमें आया 1, लेकिन ये दोनों 1 1 दे दिया ना, तो 0 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो हमें पता ही नहीं होता इसमें, ये तो इसकी प्रॉब्लम है। तो इसलिए जब s और r दोनों 1 आ गए तो आउटपुट क्या हो गया, अनिश्चित, पता नहीं है। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, डोंट केयर। जब टेबल लिखी जाती है तो x लिखा जाता है, तो पता नहीं क्या आएगा, इसे कहते हैं डोंट केयर। तो आप ये लाइन लिख लो, डोंट केयर कंडीशन है। डी फ्लिप फ्लॉप होता है, इसका कार्य होता है डिले करना, इसका कार्य क्या होता है, डिले। और टी का कार्य क्या होता है, टॉगल। टॉगल का मतलब होगा व्युत्क्रम। व्युत्क्रम का मतलब क्या हो गया, 0 का 1 और 1 का टॉगल 1, उल्टा व्युत्क्रम, 0 का 1 और 1 का 0, तो टी होता है टॉगल। और ये हमारे पास अगला है जेके फ्लिप फ्लॉप। तो ये 4 फ्लिप फ्लॉप है, नोट करो भाई। हाँ जेके कोई काम में लेते हैं, इनमें तो प्रॉब्लम आई थी एसआर में, एसआर में प्रॉब्लम आई तो जेके तो हमारे पास है, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, ओके, इसी को काम में लेते हैं सब जगह जेके। कोई एसआर में तो प्रॉब्लम आ गई, वो मैंने लिख दी थी, इसलिए एसआर ज्यादा, एसआर का भाग बनाया जेके, प्रॉब्लम को दूर करके। जे में और के में दोनों 1 1 हो जाते हैं, तो उस कंडीशन को कहते हैं रेस राउंड कंडीशन। रेस अराउंड कंडीशन को दूर करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप लगाए जाते हैं। तो वहां 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, लेकिन प्रत्येक फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी 1 बिट होती है। ये एक लाइन लिख लेना, ये है मेमोरी। सीक्वेंशियल पूरा ही लिख दो, सीक्वेंशियल में क्या है, ये सीक्वेंशियल में कौन सा भाई, मेमोरी परिपथ। मेमोरी परिपथ का मतलब इसको याद है भाई पहले आउटपुट क्या आया था। फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी कितनी होती है, 1 बिट की। जो कॉम्बिनेशनल है उसकी कोई मेमोरी नहीं है, जो इनपुट आएगा तो आउटपुट आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन सीक्वेंशियल की मेमोरी है, पहले आउटपुट क्या आया, अब क्या आएगा, तो पहले वाले पर निर्भर करेगा, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा ना, पहले क्या आया तो याद रखना पड़ेगा, ये मेमोरी है। जैसे आपके रजिस्टर की कोई मेमोरी नहीं होती है इलेक्ट्रिकल में, एल और सी की मेमोरी होती है। एल और सी की मेमोरी है तभी तो ऊर्जा संचित कर रहा है। एल क्या संचित कर रहा है, धारा। सी क्या कर रहा है, वोल्टेज। आर क्या कर रहा है, कुछ नहीं। तो आर क्या है, मेमोरी लेस। एल और सी की मेमोरी होती है। लिख लिया भाई, ओके। एक लेच होता है, एक फ्लिप फ्लॉप होता है। इसमें थोड़ा सा अंतर स्पष्ट करता हूं, ध्यान से देखो। लेस ये होता है, जैसे मान लो आपने कुछ भी इस प्रकार से बनाया है, और फ्लिप फ्लॉप में भी आपने सेम इस प्रकार से बनाया है, तो 1 और 0 जो चेंज होंगे ना, उसमें फर्क आएगा। लेच होता है, लेच होता है लेवल ट्रिगरिंग। लेवल ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग क्या होती है, जैसे मान लो कि आप सुबह सुबह उठे, आंख खुली नहीं तो चाय पीते आंख खुल जाती है ना। जैसे जर्दा खाने वाले जर्दा खाते, पता करना क्या है, वो जो एक्टिव आता है, यानी कि वह इनपुट पल्स जिससे सिस्टम एक्टिव हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग। जैसे मान लो बंदूक चलाते, उसमें ट्रिगर होता है। ट्रिगरिंग का मतलब क्या है, इसके अंदर का जितना भी सिस्टम हो क्या होता है, एक्टिव, तभी तो गोली बाहर निकलेगी, तो वो भी तो ट्रिगरिंग ही हुआ। और यदि मान लो आपको एकदम से नींद आ रही है और आपको पीछे से किसी ने ऐसे मारा, तो आप कहेंगे हाँ भाई क्या हुआ, खुल जाए, तो वही कहलाती है ट्रिगरिंग। जहां भी ट्रिगरिंग नाम है उसका अर्थ यही है कि वह इनपुट पल्स जिससे सिस्टम एक्टिव हो जाए, उसे क्या कहते हैं, ट्रिगरिंग। ठीक है, तो लेच होता है लेवल ट्रिगरिंग, और फ्लिप फ्लॉप होता है एज ट्रिगरिंग। एज क्या होता है, किनारा। एज क्या होता है, किनारा। एज ट्रिगरिंग का मतलब देखो, ये एज, ये किनारा है कि नहीं है, यहां से 1 और 0 चेंज होगा। लेवल ट्रिगरिंग, लेवल क्या है, लो हाई। अब बताओ तीर के निशान से पता चला कि नहीं चला। ये लेच कौन सी ट्रिगरिंग है, लेवल। और फ्लिप फ्लॉप कौन सी ट्रिगरिंग है, एज। एज यानी किनारा, बैठ के किनारे से लग के बॉल इधर चली गई तो क्या ना, एज से लगी, तो एज का मतलब क्या होता है, किनारे होता है। ईडीजी एज यानी किनारा। तो ये हमारे पास किनारे से कोई वैल्यू चेंज होती है तो वो है फ्लिप फ्लॉप, और लेवल से चेंज होती है वो कौन सा है, लेच। तो लेच और फ्लिप फ्लॉप में ये बेसिक अंतर है। सवाल भी आया, लेच कैसा सर्किट है, ये लोको पायलट में 2019 में सवाल आया। लेवल ट्रिगरिंग, काउंटर ट्रिगरिंग, पल्स ट्रिगरिंग, एज ट्रिगरिंग, लेवल। तो आप ध्यान रखना, लेच से लेवल है, एल एल मिल गया, याद रह जाएगा। देखो सवाल आए तो मैं आपको बिना सवाल क्यों, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या पढ़ा रहे हैं, ऐसे सवाल आए हुए ना,
आप नाम पहली बार सुने, मैं क्या कर सकता हूँ, सवाल आए हुए हैं तो मुझे पढ़ाना पड़ेगा। और मैं आपको इसलिए एग्जाम के नाम बता देता हूँ कि कौन से आए हुए हैं। हो गया, ये चीज अब आपके कंफ्यूजन कहीं नहीं करेगी, ये ध्यान रह जाएगी। आज वाला सारे भाग एडवांस ही है भाई, पूरा सिलेबस में आपके कहीं पर भी ये भाग है ही नहीं जो हम पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षा में पूछा हुआ इसलिए हम पढ़ रहे हैं। तो ये भी नहीं सोचें लोको पायलट वाला, लोको पायलट में इतना थोड़ी आता है, ये सवाल लोको पायलट का है जो हम यहाँ तक पहुंचे है कि नहीं। क्या नीचे वाला, ऊपर वाला क्या होता है, लेवल। लेवल क्या होता है, एक तो लो है और दूसरा हाई है, तो लो और हाई लेवल है, तो लेवल ट्रिगरिंग हो गई। फ्लिप होता है एज ट्रिगरिंग, किनारा तो ये किनारा ऊपर जा रहा है, ये क्या जा रहा है नीचे, ये वापस ऊपर जाएगा, आगे क्या जाएगा नीचे, ये किनारा है। जो किनारे से 1 और 0 चेंज होगा वो एज ट्रिगरिंग है, जो हाई और लो पर जाके चेंज होगा वो लेवल ट्रिगरिंग है। ये जो तीर का निशान लगा यही उत्तर है इसका। तो ये भी बैठे बैठे लोको पायलट वाले भी सोच लेते हैं हम तो लोको पायलट करें, लोको पायलट इतना थोड़ी आता है। सवाल किसका है, लोको पायलट का। और लोको पायलट वाले तो सोचे ही नहीं। आज तक का सबसे टफ पेपर लोको पायलट 2025 है, आज तक का सबसे टफ पेपर लोको पायलट 2025 इलेक्ट्रीशियन का, ट्रेड का। इतना ट्रेड का पेपर टफ कोई देता नहीं है जितना उन्होंने दिया। फिर उनसे आगे जो निकलने वाले हैं जो टफ पेपर में, वो फिर आरपीएससी के राजनीति विज्ञान वाले हाँ, केवल 6 पास हुए ये उनसे ही ज्यादा आगे निकलने वाले वो आरपीएससी वाले। लिख लिया भाई, सवाल आता नहीं है अपन क्यों करें। देखो रेस अराउंड कंडीशन तो होती है, रेस अराउंड जो कंडीशन होती है वो इसको दूर करने के लिए मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप काम में लेते हैं। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप 2 फ्लिप फ्लॉप होते हैं, ये हमारे पास 2 फ्लिप फ्लॉप हैं, 2 फ्लिप फ्लॉप हैं। लेकिन ये भी मेमोरी इसकी भी एक ही बिट होती है, 2 बिट नहीं है, इसकी भी मेमोरी एक ही बिट है। यहां तो मास्टर काम करेगा या स्लेव काम करेगा, दोनों में से एट ए टाइम एक ही काम करेगा। तो ये होता है रेस अराउंड कंडीशन होती है, जो जे और के बराबर आ गया 1, तो इसमें कौन सी कंडीशन आई, मास्टर रेस अराउंड कंडीशन। ये अब इतना आप लिखो, कोई काम का नहीं है, कोई नहीं पूछा आपको, क्यों पूछे। ये क्या है कि मुझे लगता है मैंने पहले कोई बैच में पढ़ाया था, हाँ मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन अब कोई पूछ नहीं रहा क्यों पढ़ाऊं, ये समझ गया मैं, मेरा ही पढ़ाया हुआ। किताब में तो है भी तो नहीं है, किताब में इनका लेना देना नहीं है कुछ, मेरे कोई बैच में पढ़ाया हुआ था इसलिए बता दिया। ठीक है, अगला है हमारे पास शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर 2 प्रकार से वर्गीकृत होते हैं। एक तो होता है कि हमारे पास फीफो एंड लिफो। फीफो एंड लिफो होता है। फीफो होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहले आओ पहले जाओ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। दूसरा लिफो, लिफो होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे अपनी क्लास में है, जो सबसे लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा क्योंकि पीछे बैठेगा। तो ये सिस्टम कौन सा है, लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। सतोलिया में गोटी रखते हैं ना 7, तो पहले कौन सी उठाओगे, लास्ट वाली वापस उठाओगे, तो ये है लिफो। फीफो क्या है, ट्रेन की टिकट ले रहे लाइन में लगे हुए, पहले आएगा पहले जाएगा, तो वो क्या है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और लास्ट इन फर्स्ट आउट कौन सा होता है, लिफो। 2 प्रकार से रजिस्टर होते हैं। इसके अलावा रजिस्टर का और वर्गीकरण है 4 प्रकार से। सीरियल इन सीरियल आउट, सीरियल इन पैरेलल आउट। आओ तो श्रेणी में, जाओ एक साथ, तो सीरियल इन पैरेलल आउट। पैरेलल इन सीरियल आउट, आओ एक साथ जाओ एक एक। एक साथ या और एक साथ ही जाओ, पैरेलल इन पैरेलल आउट। यह सबसे धीरे, एक एक और एक एक जाओ, एक साथ और एक साथ ही जाओ, सबसे तेज। लिख लो भाई, पानी बोतल देना भाई, है क्या है? सारे सीक्वेंशियल स्टोरेज का ये देख लो, इधर लिख दिया, इधर देखो, इधर तुम ध्यान से देखे नहीं, यहां देखो मेमोरी परिपथ है, सारे सीक्वेंशियल मेमोरी परिपथ है, सब सीक्वेंशियल में मेमोरी है, तो सब स्टोरेज है, जितने भी सीक्वेंशियल पढ़ेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन कोई मेमोरी नहीं है। सीक्वेंशियल में इसमें भी मेमोरी है, इसमें भी मेमोरी है, ठीक है, हाँ बिट के रूप में। वो अभी हम फ्लिप फ्लॉप पढ़ेंगे तो और वापस बिट का नाम एक बार और पढ़ना है। हर फ्लिप फ्लॉप 1 बिट स्टोर करेगा, हर फ्लिप फ्लॉप कितना बिट करेगा, 1 बिट, बस नियम यही है। हमने वैसे भी उसमें भी लिखा ही था
जेके फ्लिप फ्लॉप में एक बिट स्टोरेज करे, फ्लिप फ्लॉप की मेमोरी कितनी होती है? एक बिट। तो फ्लिप फ्लॉप से तो मिलकर ये बना है, ये किससे मिलकर बना है? फ्लिप फ्लॉप से। एक अब और पढ़ना इसमें काउंटर जो पूछा जाता है, पैरेलल इन पैरेलल। अच्छा ये सीरियल आउट, ओके भाई, हाँ हो गए सही हो गए भाई। पैरेलल इन सीरियल आउट है ना, सारे नए नाम है, क्या कर सकते हैं? हाँ तो नए नाम है तभी पहली बार है, सारे नए हैं और ये सिलेबस में है नहीं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिलेबस में है नहीं, और उससे भी इंपॉर्टेंट बात है परीक्षा में है। सिलेबस में क्या लिखते हैं? आईटीआई का डीजीटी का सिलेबस है, एलबी में यही लिखते हैं, हेल्पर में यही लिखते हैं, सब में यही लिखते हैं। तो इसमें डीजीटी में तो ही नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिशन एग्जाम में आता है, इसलिए हमें पढ़ना पड़ता है। हो गया भाई? चलो भाई अगला, अरे जल्दी करो भाई, जल्दी करो। हो गया? चलो भाई अब देखते हैं। अब 3 नंबर लिखो, काउंटर। काउंटर को हिंदी में क्या कहते हैं? गणित्र, जो गणना करेगा, काउंटर यानी गणित्र। अब देखो ये कैसा होगा, आपको ऐसा लिखा आएगा मोड 10 काउंटर। अब ध्यान से देख लो, मोड 10 काउंटर में फ्लिप फ्लॉप कितने हैं या कितना बिट है, ये कोई सवाल पूछेगा। ठीक है, मोड 10 में आप लिखेंगे तो इसको चेक करना है। मैं आपको तरीका बताऊं कि आप 2 की घात 3 लिखा तो कितना आया भाई? 8। और हमें कहां तक मोड पढ़ना है? 10 तक। तो 10 आया कि अभी तक नहीं आया। और 2 की घात 4 लिखा तो कितना हो गया? 16। तो बताओ 16 तक चलेंगे तो 10 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। इसका मतलब ये तो हमारे पास क्या है? गलत। ये क्या है? सही। मोड 10 काउंटर में बिट कितने हैं? 4। भाई 10 तक लिखना है तो कितने बिट चाहिए आपको? 4। भाई 10 लिखते हो तो 1010 से 10 लिखा नहीं लिखा? कितने बिट चाहिए? 4 बिट। 3 बिट से लिख सकते हैं क्या? नहीं, 3 बिट से केवल कहां तक लिख सकते हैं? मोड 8 तक। ठीक है, तो आप कहेंगे 4 बिट। तो मोड 10 काउंटर में नंबर ऑफ बिट बराबर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। बिट की संख्या फ्लिप फ्लॉप की संख्या के बराबर है, और वो कितनी है? 4। ठीक है, एक सवाल मैं और दे देता हूं, आप बताइए मोड 100 काउंटर, इसमें फ्लिप फ्लॉप कितने चाहिए? तो आप कहेंगे भाई मोड 6 तक, 2 की घात 6 कितना होता है? 64। 100 आया क्या? नहीं। और 2 की घात 7 करोगे तो कितना आएगा? 128। बताओ 100 आ गया नहीं आ गया? आ गया। तो बताइए नंबर ऑफ बिट कितनी चाहिए? 7। नंबर ऑफ बिट बराबर नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितने हो गए भाई? 7। ध्यान रखिएगा, सवाल आया हुआ ये है 490 काउंटर है। क्या लिखा? 490 काउंटर का मतलब क्या हो गया? मोड 490। अब पूछा कि इसमें कितने चाहिए? 9 चाहिए, क्योंकि 2 की घात 8 तो कितना होता है? 256 होता है, और 2 की घात 9 कितना होता है? 512 होता है। ओके, तो बताइए बिट कितने चाहिए? 9। 2 की घात आती है कि नहीं आती है? 2 की घात 10 तक तो ध्यान रखना चाहिए 1024 होता है, ये आपके काम आता है। 2 की घात 10 तक याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए। ये सवाल आया था, और ये सवाल आया था इसरो में, काउंटर वाला सवाल इसरो का है। ये किसके? कुछ दिन पूछा था मुझे जिस दिन पूछा उसी दिन मैंने उत्तर दिया था। अब पूछ लो वापस, मैं कर देता हूं, बताओ। अब तो पर्ची भी नहीं रही इधर। सवाल नंबर बताओ लेना भाई, सवाल नंबर बोलेगा तो करूंगा ना। 25। हेक्साडेसिमल डीएफसी का कोड वो तो मैंने बताया उस दिन। इसके नीचे है कि द्विअंक में 4 बिट द्वारा प्रतिशत अधिकतम दशमलव संख्या 2 की घात 416, वो भी बताया हुआ है। लास्ट का मान एक अक्षर के आस की कोड क्या है? ये मैंने आज पढ़ाया। एक लिखा ही नहीं मैंने पढ़ा, एक का तो एक -65 का बाइनरी में √2s रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो मैंने 20 का बताया था, उसी प्रकार 65 का कर लो। कौन सा सवाल है? लास्ट वाला नहीं था ये, तो 30 से ज्यादा की नहीं खुद नहीं।
लास्ट वाला डी फ्लिप फ्लॉप किसे कहा था? डी फ्लिप फ्लॉप को। ये भी आज लिखा है मैंने। पर्सन बताओ कौन सा है? आपको पर्सन नहीं पता? आपके मोबाइल फोटो खींची हुई वो देख लो कि फोटो नहीं खींची हुई है, क्यों जो नंबर लिखा हुआ वो देख लो, कुछ ना कुछ तो सबूत होगा आपके पास। मैं करवा देता हूं। मैंने कहा ना बाद में आएगा, मतलब आगे होगा, आगे होगा। मैंने करवा भी दिया होगा और तू सवाल भी भूल गया इसलिए तुझे पता भी नहीं है। मामला ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है मैंने करवा दिया तुझे सवाल याद नहीं है। अभी बता दे सवाल कौन सा, नहीं तो आगे किताब देके बता दे। इससे ज्यादा और तो क्या सुविधा है बताओ भाई? वो आगे आगे उसको देख के बता दे। पेज नंबर 483 पे जाना सीधा। हाँ, अगला है ECL, ठीक है। ECL लिखो भाई। ECL क्या होता है? एमीटर कपल्ड लॉजिक। सबसे तेज गति इसकी होती है ECL की। सबसे तेज गति का मतलब है फास्ट रेस्पॉन्स हुआ। कौन सा क्वेश्चन नंबर बताओ भैया? है 27 नंबर। तो झूठ बोल रहा है, ये डाउट है नहीं। अब ये डाउट किसी का कैसे हो सकता है? 1100 को तो लिखा 2, बताओ क्या आएगा 10 में? ये डाउट थोड़ी हो सकता है। झूठ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? इससे ज्यादा पता नहीं कितने सवाल करा दिए। ये टेबल तूने खुद ने लिखी है। ये डाउट कैसे हो? ये डाउट हो ही नहीं सकता। ये तो आसान सवाल है, पता नहीं कितना आसान। मैं कंफर्म इसका ये सवाल भूल गया। ये था 30-31 पर ही, और ये था 30 पे ही। 30 ना ए का मैंने मान लिखा दिया, वही था। ए का मान क्या है? बाकी ये सवाल भूल गया है। 3100 मैंने इसको कराया था उसी दिन। हाँ तो वो यही था भाई, हो गया फिर वो। हो गया इसका। हाँ भाई, थ्योरेटिकल चल किसका? किसके? आपके सवाल हैं डिजिटल के, वो हम बाद में कर लेंगे, कल परसों कर लेंगे। कल या परसों कोई टाइम रख दूंगा, बाद में मैं करा दूंगा। अभी क्या है, सुबह 7 से इतना तक मैं मतलब वेट एंड से है। क्या हुआ? क्या कह रहे हो? पता नहीं, क्या आवाज नहीं आ रही आगे। हाँ वैसे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स शुरू करेंगे, आपको आराम से सब समझ में आएगा, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा आगामी 6 दिन तक, ठीक है ना? सबको समझ। अब पहले मुझे जाना देना भैया, ठीक है ना? ये ध्यान रखना।